नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान का अतीत गुजरे हुए दिन के अखबार की तरह से होता है, जिसकी रिसाइकलिंग से पहले हम अक्सर कुछ कटिंग्स खूबसूरत पलों की तरह संभाल कर रख लेते हैं। गुजरे हुए कल को अगर आज में जिंदा रखकर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो बेहतर है, लेकिन अगर गुजरा हुआ कल हमें आगे बढ़ने से रोकता है तो उसे भुला देने में ही भलाई है, क्योंकि आने वाला हर कल नई सुर्खियों से शुरू होता है। मुंबई के ठक्कर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के डीन सत्यभामा रंधावा को शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक दिवस पे टीचर्स ऑनर्ड अवार्ड देने की घोषणा की है। सत्यभामा रंधावा ने अपने योगदान से न सिर्फ अपने कॉलेज को एक ऊंचे मकाम पे पहुंचाया है, बल्कि अपनी काबिलियत के बल पे उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की है। ठक्कर कॉलेज के हेड ऑफ ट्रस्टीज हिमांशु ठक्कर ने अपना बयान सोशल नेटवर्किंग साइट पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्हें गर्व है कि ठक्कर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के डीन सत्यभामा रंधावा उनके शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई है। तो आपका कहना है कि आपके कॉलेज की डीन सत्यभामा रंधावा पिछले 4 दिन से कॉलेज नहीं है, उसका फोन भी बंद है और वो अपने घर पर भी नहीं। जी सर, कल एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्हें अवार्ड देने वाली थी, लेकिन वो अवार्ड फंक्शन में भी नहीं आई, तो हमने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे मौके पर एब्सेंट कैसे हो सकता है। उनकी फैमिली कहाँ है? सर, सत्यभामा डिवोर्सी है और उनकी एक बेटी है रूही, हमारी कॉलेज में पढ़ती है। पापा, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकने वाली। या तो आप मेरे साथ मुंबई में रहो या फिर मुझे अपने साथ पुणे ले चलो। बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अब वैसे भी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए मुझे दिल्ली जाना है। संदेश जी, सत्यभामा पिछले 4 दिन से कॉलेज नहीं गई, वो अपने घर पे भी नहीं, उसका फोन भी बंद है, लेकिन कॉलेज अथॉरिटीज से हमें पता चलता है, आपसे नहीं, कि वो लापता है। नहीं सर, वो लापता नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं गई। कहाँ? ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने जाने से पहले मुझे एक मेल किया था। कैसा मेल? रूही, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रही हूँ कि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, इसलिए मैं सबसे दूर जा रही हूँ। कब लौटूंगी ये भी नहीं जानती। मेरी फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ। सर, एक्चुअली जब मेरा और सत्यभामा का डिवोर्स हुआ था तो रूही वॉज हार्डली 9 years old। अब 19 साल की है। इसकी इच्छा है कि वो अपनी माँ के साथ नहीं, अपने पापा के साथ रहे, तो बस इसी बात से हर्ट होकर वो हर्ट नहीं, वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है ताकि मैं अपना फैसला बदल दूं। तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? अब तक मैं उन्हीं के साथ तो रह रही थी, लेकिन अब मुझे पापा के साथ रहना है। सत्यभामा जा कहाँ सकती है? नो आइडिया सर। इंसान की निजी जिंदगी के रहस्य सबसे ज्यादा उसके करीबी लोग ही जानते हैं। हमारे हर फैसले से हमारे अपने परिचित होते हैं, लेकिन क्या सत्यभामा के परिवार वाले भी उसकी जिंदगी के रहस्यों से परिचित थे, या फिर ये महज उनकी गलतफहमी थी? और या फिर सत्यभामा का पति संदेश और बेटी रूही पुलिस से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी ठक्कर कॉलेज से जुड़े एक और घिनौने अपराध की घटना सामने आई। साक्षी, 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 साक्षी। उस पेशेंट की सारी डिटेल्स निकाल के देना। सर, आत्महत्या की कोशिश करने वाली लेडी का नाम साक्षी त्रिवेदी, वो ठक्कर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर।
कांदिवली में अपने मंगेतर आकाश दीक्षित के साथ रहती है, वो भी उसी कॉलेज का प्रोफेसर है। सर मैंने साक्षी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने, ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐसा कदम उठाया? सर किसी ने साक्षी का एक MMS अपलोड कर दिया। जिसने भी ये वीडियो बनाया है, उसने डेलिबरेटली अपनी शक्ल छुपाई है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। तो लगता है जब ये वीडियो बना साक्षी अपने होश में नहीं थी। आईटी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करो, पता करो ये वीडियो किसने, कहां से और कब अपलोड किया है, सारी डिटेल्स निकालो। जी सर। अच्छा प्रभु, ये साक्षी और आकाश उसी कॉलेज के प्रोफेसर है ना जिस कॉलेज की डीन को एजुकेशन मिनिस्ट्री अवार्ड देने वाली थी? जी सर, मैंने उस केस का भी फॉलोअप किया है। तो ये सत्यभामा ना ही अपने घर लौटी है और ना ही उसने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया है। पता करो ये वीडियो बनाया कहाँ गया। वो वीडियो यही तुम्हारे बेडरूम में बना है। कहीं ये वीडियो तुमने ही तो? नहीं सर, सर मैं साक्षी से शादी करने वाला हूँ। अपनी फियांसे के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर तुम कुछ नहीं जानते तो साक्षी तो जानती होगी, कुछ बताया उसने? सर साक्षी ने मुझे बात करने तक का मौका नहीं दिया। मतलब? सर कल रात हमारे कलीग ने इस वीडियो के बारे में बताया। जैसे ही मैंने और साक्षी ने ये वीडियो देखा तो साक्षी ने, आकाश, साक्षी 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 मेरी बात सुनो, साक्षी दरवाजा खोलो। सर पता चला है कि साक्षी के घर उसी के कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ने आते थे। मूव। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तुम तीनों ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन अगर पता चला ये कांड तुम में से ही किसी ने किया है तो? सर, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों या कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकत करेगा। ये किसी बाहर वाले का काम है। बाहर वाले का क्या, किसी घर वाले का भी काम हो सकता है। आकाश और साक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो वाकई इनके बीच सब कुछ ठीक भी था या कहानी कुछ और ही है। सर। हाँ गौतम, ठीक है सर, साक्षी को होश आ गया। चल। नहीं सर, आकाश ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे बहुत प्यार करता है। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हारे ही घर में तुम्हारा वीडियो बना दे और तुम्हें पता ही ना चले? हमें पता चला है कि कुछ मेल स्टूडेंट्स तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, कहीं ये काम उनमें से किसी का? सर मुझे कुछ नहीं पता, और आप प्लीज इस वीडियो के बारे में किसी से कोई बात मत करिए। इट्स अ रिक्वेस्ट सर, मेरी बहुत बदनामी हो रही है सर। सर ये वीडियो 2 सितंबर दोपहर 12:15 बजे अपलोड किया गया है किसी फेक आईडी से। अपलोड करने वाले ने पीसी या लैपटॉप से नहीं बल्कि एंड्रॉयड फ़ोन से ये अपलोड किया गया है। एंड्रॉयड फ़ोन? जी, लेकिन अपलोड करने के लिए सिम कार्ड का नहीं वाईफाई कनेक्शन का यूज़ हुआ है। अपलोड कहाँ से हुआ है? सर ये वाईफाई कनेक्शन तो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का है, लेकिन आप ये सब? साक्षी का वीडियो यहीं से, इसी कॉलेज से अपलोड हुआ है। क्या? लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरास हैं? जी सर। मुझे अब भी सारा फुटेज देखना है। जी। लाइब्रेरी कहाँ है? नीचे, फर्स्ट फ्लोर। देखते हैं नेटवर्क कहां तक पकड़ता है।
नेटवर्क तो फुल है, कैंपस में चल के देखते हैं कहाँ तक नेटवर्क मिलता है। यहाँ तक नेटवर्क मिल रहा है और ये जगह भी बड़ी सुनसान। किसी ने बड़ी चालाकी से यहीं खड़े रहकर वाईफाई नेटवर्क यूज किया ताकि वो सीसीटीवी में भी ना दिखे। सर मैं 2 सितंबर को एब्सेंट था सर आप कॉलेज में किसी से भी पूछ सकते हैं। यही तो तेरी चालाकी है। तू 2 सितंबर को कॉलेज में आया था लेकिन क्लास अटेंड नहीं की और अपने टीचर का वीडियो अपलोड किया। नहीं सर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया और ना ही उसे अपलोड किया। ऐसे साइट्स पे तो मैं लॉगिन भी नहीं करता। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि वीडियो अपलोड करते कैसे। अच्छा सर सच बोल रहा हूँ सर। सर जिस IMEI नंबर के फ़ोन से वीडियो अपलोड किया गया था वो साक्षी के घर पढ़ने आने वाले तीनों स्टूडेंट्स और आकाश के फ्रेंड अंकित किसी के फ़ोन से मैच नहीं करता। पता लगा ये IMEI कोड वाला फोन कौन से मोबाइल स्टोर से खरीदा गया। अब तक पुलिस के सामने 2 अलग अलग घटनाएं आई थी। पहली, सत्यभामा का अचानक लापता हो जाना और ऐसा लगना कि जैसे वो खुद अपना घर छोड़कर गई हो, और दूसरी साक्षी के आपत्तिजनक MMS का वायरल होना। वैसे तो इन दोनों केसेस के बीच में कोई लिंक नहीं था सिवाय कॉलेज के, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस वायरल वीडियो की छानबीन को आगे बढ़ाया तो इस केस के तार सत्यभामा से भी जुड़ने लगे। सर ये साक्षी त्रिवेदी ओरिजिनली अहमदाबाद से 1 साल पहले इसने कॉलेज ज्वाइन किया और करीब 3 महीने पहले इसकी सगाई हुई आकाश दीक्षित के साथ, और उसके बाद ये आकाश के साथ उसी के फ्लैट में रहती है, लेकिन दोनों के बीच कोई झगड़े या अनबन की कोई खबर नहीं है। आकाश और साक्षी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस निकला। सर हमने आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला कि उसके और उसके कॉलेज की डीन सत्यभामा के बीच अक्सर बातें हुआ करती और करीब 3 महीने पहले तक उनकी मोबाइल की लोकेशन अक्सर सत्यभामा के घर की ही हुआ करती थी। सर एक बात और पता चली, सत्यभामा की बेटी रूही भी 2 महीने पहले तक रुपेश, मानव और प्रतीक के साथ साक्षी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। प्रभु ऐसा करो, इस सत्यभामा, उसकी बेटी रूही और उसके एक्स हस्बैंड संदेश के कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवाओ। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि साक्षी के वायरल वीडियो का केस कहीं सत्यभामा के अचानक गायब हो जाने से तो नहीं जुड़ा, और सत्यभामा की कॉल डिटेल में कुछ नए समीकरण सामने आए। सर सत्यभामा की फोन लोकेशन के मुताबिक 2 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो कॉलेज में थी। फिर शाम को 6 बजे से 10 बजे तक वो घर में थी। 10 बजे वो अपने घर से निकली और 10:30 बजे घोड़बंदर रोड पहुंची। घोड़बंदर रोड? जी सर। और उसके 1 घंटे 20 मिनट बाद 11:50 से सुबह 6 बजे तक उसकी मोबाइल की लोकेशन वडोदरा की तरफ मूव कर रही थी। 6 बजे वडोदरा पहुंची और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जो अब तक बंद है। 1 घंटा 20 मिनट घोड़बंदर रोड में, वहां किससे मिलने गई हो? सर 2 सितंबर को संदेश की फोन की लोकेशन घोड़बंदर रोड की ही थी और रात 10:30 बजे तक रूही का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और अगले दिन रात 8 बजे जब उसका फोन स्विच ऑन हुआ, वो अपने पिता संदेश के साथ पुणे में थी। सत्यभामा ने रूही को मेल किया था 2 सितंबर रात 11:45 को, यानी कि वडोदरा जाने से ठीक 5 मिनट पहले। सर उसी रात सत्यभामा ने रात 10 और 10:30 के बीच रूही को 3 वॉइस मैसेज भी भेजे थे। मैं उनका फ़ोन रिसीव करती तो वो मुझे घर बुला लेती, इसलिए मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। आप तब रूही के साथ थे? जी, वो एक्चुअली मैं 1 सितंबर को पूना से मुंबई आ गया था। मैं पूना में ही रहता। रुके कहाँ थे? होटल ब्लू स्टार, घोड़बंदर रोड, थाने। सत्यभामा के फोन की लास्ट लोकेशन उस रात की घोड़बंदर रोड की है। लेकिन सर सत्यभामा हमारे साथ नहीं थी, और वैसे भी मैं और रूही उसी रात पूना वापस चले गए। माना कि रूही सत्यभामा से बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप तो उससे बात करके उसको अश्योर कर सकते थे ना। फैक्ट ये है कि मैं सत्यभामा से बहुत कम बात करता हूँ, और जब वो गुस्से में होती है तब तो बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसे पता वो गुस्से में थी? क्योंकि मैं हमेशा के लिए पापा के साथ पुणे जा रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे रोकना चाहती थी। तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी। मैं आपके साथ नहीं, पापा के साथ रहूंगी, समझी आप? रूही, रूही रुको, रूही प्लीज बेटा, रूही। साहब मुझे नहीं पता कि मैडम और रूही में झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन हाँ उस रात पहले रूही गई, फिर थोड़ी देर बाद मैडम भी चली गई। उस दिन बहुत गुस्से में लग रही थी साहब। वो हमेशा मुझ पे गुस्सा करती, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो। लेकिन अब मैं एक अडल्ट हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। और जब मैंने पापा के साथ रहने का फैसला लिया तो बस एक मेल करके वो ये साबित करना चाहती है कि वो गिल्ट में है। तुम्हारी माँ पिछले 2 हफ्तों से लापता है,
तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र नहीं। फिर मैं भी तो अपने लेवल पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वडोदरा में पता किया? वडोदरा? 3 सितंबर को सत्यभामा का फोन वडोदरा में बंद हुआ। वहां कोई दोस्त या रिश्तेदार है उसका? नहीं। लगता है तुम अपनी माँ के बारे में अपने पापा से ज्यादा जानती हो। हाँ, पापा और उनका रिश्ता तो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मैं 19 साल से उनको झेल रही हो। बोल दो, क्योंकि मुझे वैसे भी महसूस नहीं हो रहा कि तुम अपनी माँ से प्यार करती हो। प्यार तो वो भी नहीं करती थी मुझसे। जब मैं 9 साल की थी तो उन्होंने मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। रूही, तुम प्रोफेसर साक्षी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी? हाँ। फिर छोड़ क्यों दी? ट्यूशन क्या, मैंने तो कॉलेज भी छोड़ दिया। मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। प्रोफेसर आकाश का तुम्हारे घर आना जाना था? सर, सत्यभामा सिर्फ मेरा आतिथ्य थी, लेकिन अब मैं साक्षी से शादी करने वाला हूँ। शादी तो तुम सत्यभामा से भी करने वाले थे। एक वक्त था जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं उससे शादी भी करना चाहता था। तो की क्यों नहीं? क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। तुम किसी से भी मिलो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो इतना पसंद है, शादी कर लो उससे। तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूं ताकि तुम मुझे एलिमनी देने से छुटकारा पा लो? भूल गया था कि या तो तुम फ्लर्ट करती हो या फ्रॉड, जैसा तुमने मेरे साथ किया एलिमनी पाने के लिए। इतना पैसा है तुम्हारे पास, 1 लाख रुपए महीना देने के लिए तुम्हारी जान जा रही है? 1 लाख नहीं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज रूही को मेरे साथ रहने दो। देखो रूही तो आकाश, प्लीज गलत मत समझो। कब शादी कर रही हो? तुम अभी भी मेरे प्यार पे शक कर रहे हो। मैं अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। बीवी बनाना चाहते हो ना तुम मुझे? ठीक है, बस थोड़ा वक्त दे दो। मैंने उसे बहुत वक्त दिया सर, लेकिन एक दिन उसने खुद मुझे उस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि रूही हमारे इस रिश्ते को समझ पाएगी। क्यों नहीं समझ पाएगी? मैं रूही से बात करता हूँ। नहीं आकाश, तुम रूही से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो मैं रूही को खो दूंगी। सर, मुझे लगा कि मैं उस रिश्ते में फंसता जा रहा हूँ, और एक दिन साक्षी मेरी जिंदगी में आई। लेकिन सत्यभामा से तुम्हारा मिलना जुलना तो अभी तक बरकरार था। सर, हम लोग दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। सर, जिस IMEI नंबर के एंड्रॉयड फ़ोन से साक्षी का वीडियो अपलोड हुआ था, वो एक स्टोर से 29 अगस्त को खरीदा गया था। उस स्टोर की 29 अगस्त की CCTV फुटेज। सर, मानता हूँ कि वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन सच कहता हूँ सर, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया सर। वो वीडियो रुपेश ने बनाया था। मैंने तो बस उस वीडियो को मॉडिफाई किया था सर। अरे यार जल्दी करना यार प्रतीक, कितना टाइम लगा रहा है तू? जल्दबाजी मत कर यार, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो झट से पकड़ा जाएगा कि वीडियो में तू है। अपलोड किसके कहने तक किया? बस मस्ती में। ठीक है, रुपेश का एड्रेस SMS का। तोड़ दो।
त्याला बरोबर चेक कर, नंतर रूम्स पण चेक कर. सर सुसाइड नोट रुपेश के पॉकेट से मिला है. सॉरी साक्षी मैम, सॉरी रूही, सॉरी सत्यभामा मैम. साक्षी को उसने सॉरी लिखा क्योंकि उसने साक्षी का वीडियो बनाया था, लेकिन ये रूही और सत्यभामा को उसने सॉरी क्यों लिखा? रुपेश ने वीडियो बनाया क्यों और अचानक आत्महत्या कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मर्डर है जिसको आत्महत्या की शक्ल दी जा रही है? सर मैंने प्रतीक से फिर से पूछताछ की, लेकिन उसने वही बातें दोहराई जो उसने पहले कबूल की. प्रभु, इस केस में काफी कुछ बार बार दोहराना पड़ेगा. पहले सत्यभामा का अचानक शहर छोड़ देना, साक्षी का वीडियो वायरल होना, इन तीनों केसेस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है. ये रुपेश भी घोड़बंदर में ही रहता ना? जी सर. कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्यभामा उस रात रुपेश से मिलने गई, संदेश से नहीं? रुपेश के सुसाइड के नोट में साक्षी के अलावा रूही और सत्यभामा को भी सॉरी लिखा गया था. ऐसा करो, इस रुपेश के पुराने एग्जाम के नोट्स निकलवाओ, इस सुसाइड नोट के साथ उसके हैंडराइटिंग मैच करवाओ और रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स रूही और सत्यभामा के कॉल रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस वेरीफाई करो. सर रूही, सत्यभामा का कोई मेल, मैसेज या कोई फोन आया? आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे बुलाया? नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सुसाइडल केस डिस्कस करना था. मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं. लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स का कहना है कि तुम्हारा और रुपेश का अफेयर था. तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपडेट्स, फोटोज, इससे तो हाँ, रुपेश मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन ब्रेकअप हो गया. क्यों हुआ ये बताओगी? मम्मी की वजह से. गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस खुशी में? एक्चुअली मैं रहने दो. जो तुम बोलना चाहते हो ना, पहले मैं ही बोल देती हूँ. आई लव यू रूही. मम्मी ने रुपेश को मारा ही नहीं, उसे रस्टिकेट करने की धमकी दी. अगर मैं रुपेश से ब्रेकअप नहीं करती तो वो उसका करियर बर्बाद कर देती. रूही, तुम जानती हो तुम्हारी साक्षी मैम के साथ वीडियो में जो लड़का था रुपेश ही था. वीडियो भी उसी ने रिकॉर्ड किया. नहीं सर, रुपेश ऐसा नहीं कर सकता. आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. रूही, तुम सचमुच कुछ नहीं जानती या ना जानने का दिखावा कर रही हो? मैं कोई दिखावा नहीं कर रही. 2 महीने पहले तुमने ट्यूशन छोड़ा, रुपेश से मिलना भी उससे पहले बंद किया होगा, लेकिन उसके बाद भी सत्यभामा अक्सर रुपेश को फोन करती थी. कहीं ऐसा तो नहीं कि? मुझे नहीं पता वो रुपेश को क्यों फोन करती थी. जब वो आए तब उनसे पूछ लेना. सर, संदेश ने 1 सितंबर को घोड़बंदर रोड के ब्लू स्टार होटल में दोपहर के 2 बजे चेक इन किया. वो 2 सितंबर की रात 10 बजे चेकआउट किया, लेकिन ना रूही उस होटल में गई ना सत्यभामा. प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही उस रात पुणे जाने से पहले रुपेश के घर गई हो और रूही और सत्यभामा की झगड़े की वजह संदेश नहीं रुपेश हो? संदेश, रूही और सत्यभामा की मेड कमली, इन तीनों पे नजर रखो. मुझे लगता है इन तीनों ने गलत बयानी की है. और 2 सितंबर की रात को मुंबई से वडोदरा तक के हर टोल नाके का फुटेज मंगवाओ. चेक करो कि सत्यभामा वाकई वडोदरा गई थी या सिर्फ उसके फोन को ट्रैवल करवाया गया. सर, पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि आखिरकार सत्यभामा कहाँ थी. पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जल्द ही सत्यभामा से जुड़ा एक क्लू उनके हाथ लगा. सर, 2 सितंबर की रात से 3 सितंबर की सुबह तक सत्यभामा की कार मुंबई से वडोदरा के बीच के हर टोल नाके से गुजरी थी. गाड़ी तो सत्यभामा की है, लेकिन चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा. इस गाड़ी ने वडोदरा के आगे कोई टोल नाका क्रॉस किया? नहीं सर. सर, पता चला कि सत्यभामा की मेड कमली ने 3 दिन पहले श्रीहरि ज्वेलर्स से 2.5 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी. सर, मैं सच बोल रही हूँ. वो पैसा मैंने पाई पाई करके जोड़ा है. मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की. रूही ने तुम्हारे नाम की चोरी की शिकायत दर्ज की है. क्या? संदेश का भी यही मानना है. वो सारे लोग झूठे हैं साहब. उन लोगों ने तो मुझे खुद 3 लाख रुपए दिए हैं कि मैं आपसे कुछ भी सच ना बताऊं. कौन सी सच्चाई? सर, मैं नहीं चाहता था कि वो बात आपको पता चले, क्योंकि
उससे सत्यभामा ही नहीं, मेरी रूही, हम सबकी बदनामी होती सर। बस इसीलिए पैसे दिए थे कमली को चुप रहने के लिए। चुप रहने का कोई फायदा नहीं, कमली हमें सब बता चुकी है। 2 सितंबर की रात को तुम्हारे और सत्यभामा के बीच के झगड़े की वजह तुम्हारे पापा नहीं, रूपेश था। आप इतना गिर गई, रुपेश को मजबूर करके आपने उससे इतना घिनौना काम करवाया। रुपेश तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है, वो लड़का सही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर करवाया था। बुरी आप हैं, इतनी बुरी कि मुझे आपसे बात करते हुए घिन आ रही है। तो तुम सत्यभामा को इसीलिए कोस रही थी कि रूपेश ने साक्षी का वीडियो सत्यभामा के कहने पे बनाया। ये बात तुम्हें रूपेश ने बताई? देखो प्लीज मुझे तुम गलत मत समझना, तुम्हारी मॉम नहीं कहा था मुझे ये सब कुछ करने के लिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया रूही। फिर रुपेश ने मुझे बताया मम्मी ने उसे ये वीडियो बनाने के लिए कैसे चीट किया। रुपेश मैम आ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ। नहीं थैंक यू मैम, मैं चला जाऊंगा। आ जाओ, कम। तो तुम रूही से सच्ची में प्यार करते हो या ऐसे ही फ्लर्ट कर रहे थे? नहीं मैम, मैं रूही से सच में। साबित कैसे करोगे? मैं कुछ समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम अगर रूही के साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? रुपेश मम्मी की बातों में आ गया था। प्रतीक और मानव टाइम से पहले चले जाते हैं और तुम्हें 1 घंटा भी कम पड़ता है। लगता है फीस बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी। कॉफी पियो। हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल थी। हाँ लिखा तुमने? कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। मम्मी ने कहा और तुमने मान लिया, और तुम्हें लगता है ये सब करने के लिए मैं तुम्हें प्रेज करूंगी? मुझे पाने के लिए तुमने साक्षी मैम के साथ। रुपेश ने बताया कि वो वीडियो पहले ही मम्मी को दे चुका था और उन्होंने ये डीवीडी। ओह गुड, और ये लो तुम्हारे काम की कीमत। नहीं मैम, नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लो, और इसके बाद रूही से मिलने की कोशिश भी मत करना। बट मैम आपने तो कहा था कि। क्या कहा था? मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम रूही से सच्ची में प्यार करते भी हो या फिर। तुमने तो साबित कर दिया कि तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। मैं सच में रूही से बहुत प्यार करता हूँ मैम। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए मैम। मैं रूही से सच में बहुत प्यार करता हूँ। Enough! Stop all this! मिलूंगा मैं रूही से, देखता हूँ क्या करती है आप। खबरदार जो तुमने रूही से मिलने की कोशिश भी की, नहीं तो इस वीडियो के बेसिस पे तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। तुमने इस वीडियो के बारे में साक्षी को बताया था? मैं किस मुंह से उन्हें ये बातें बताती? 2 सितंबर की रात को तुम रूपेश के घर गई थी? मैं रुपेश के घर क्यों जाऊंगी सर? उस दिन मैंने सिर्फ मम्मी के साथ ही नहीं, रुपेश से भी सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। प्रभु ये तो साफ है कि साक्षी का वो वीडियो रूपेश नहीं बनाया, लेकिन साक्षी का ये कहना था कि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो वीडियो किसने बनाया, जबकि रूही का ये कहना है कि सत्यभामा ने वो वीडियो रूपेश से बनवाया।
कोई ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो बनवाने के पीछे सत्यभामा का कोई और ही मकसद हो? तो हो सकता है कि वो इस वीडियो के जरिए साक्षी को बदनाम करके आकाश को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती है। पर यह भी हो सकता है कि वो आकाश और साक्षी को ब्लैकमेल भी कर रही है। नहीं सर, सत्यभामा ने कभी वो वीडियो दिखा कि मुझे ब्लैकमेल नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। अगर सत्यभामा ने कुछ नहीं किया तो क्या रूही झूठ बोल रही है? या रुपेश ने रूही से झूठ बोला होगा? सर, रुपेश ने ही झूठ बोला होगा। जो ऐसी हरकत कर सकता है उसे सच्चा नहीं कहा जा सकता। सत्यभामा इस हद तक गिर ही नहीं सकती। वो ऐसी नहीं थी आकाश जैसा कि तुम सोच रहे हो। ये वीडियो सत्यभामा ने मुझे दिखाया था। मैम ये अगर तुम नहीं चाहती कि ये वीडियो वायरल हो और आकाश तुमसे अपनी मंगनी तोड़ दे, इससे पहले तुम ही उसे छोड़ दो। नहीं तो ना आकाश तुम्हारा रहेगा और ना ही तुम्हारी इज्जत। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज मैम, ये वीडियो मैम प्लीज। आकाश सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी। वो वीडियो देखते ही मैं समझ गई थी कि रुपेश ने मेरे साथ। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? बहुत डर गई थी। मैं ये बात आकाश को भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि मुझे डर था कि आकाश मुझे गलत ना समझ बैठे। इसीलिए मैंने सत्यभामा को बोल दी कि मैं आकाश से सगाई तोड़ दूंगी। फिर भी मेरा वीडियो अपलोड हो गया। तो साक्षी के बयान से ये तो साफ है कि सत्यभामा इस वीडियो के जरिए आकाश को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती थी। लेकिन प्रतीक ने इस वीडियो को 2 सितंबर को ही अपलोड कर दिया। जब सत्यभामा को पता चला तो वो घबरा गई कि कहीं वो फंस ना जाए, इसीलिए शायद शहर छोड़ के भाग गई। लेकिन 2 सितंबर की रात को वो घोड़बंदर रोड पर करीब 1.5 घंटा रुकी थी। क्यों और किसके साथ? तो मुझे तो लगता है वो तब रुपेश के ही घर गई होगी अपना गुस्सा निकालने कि उसने रूही को सारी सच्चाई क्यों बताई। क्या उसे ये भी लग सकता है कि रुपेश ने ये वीडियो अपलोड किया हो उससे बदला लेने के लिए? हाँ प्रभु, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए 1.5 घंटा? हाँ गौतम बोलो। ओके सर, सत्यभामा की कार वडोदरा के एक पार्किंग लॉट में मिली है। इस पार्किंग लॉट के अटेंडेंट तुम ही हो? जी सर। ये गाड़ियों की रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हो? सर हम सब ये रजिस्टर में लिख लेते गाड़ी कब आती है कब जाती है। ये गाड़ी का रिकॉर्ड बताओ। सर ये गाड़ी 3 सितंबर सुबह 6 बजे आई थी और सर इसे कोई लेने भी नहीं आया अब तक। किसी औरत ने पार्क की थी ये गाड़ी? सर ठीक से याद नहीं, लेकिन कोई औरत ही थी। सर रुपेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत गला घुटने की वजह से हुई है। बॉडी पे कहीं भी खरोच या मारपीट के कोई निशान नहीं थे। प्रभु अगर ये सुसाइड है तो रुपेश के सुसाइड नोट में साक्षी और रूही को सॉरी बोलना तो समझ में आता है, लेकिन उसने सत्यभामा को सॉरी क्यों लिखा? रूही के बयान के मुताबिक सत्यभामा ने हमेशा रुपेश के साथ गलत किया, फिर उसने सत्यभामा को सॉरी क्यों लिखा? नहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने सत्यभामा के साथ? तुरंत फॉरेंसिक टीम को रुपेश के घर पे बुलाओ। सर सर यहाँ कुछ ब्लड ट्रेसेस मिले हैं। कितने पुराने होंगे ये ब्लड ट्रेसेस? ये तो सर अभी एग्जामिन करने के बाद ही बताया जा सकता है। सर जो ब्लड ट्रेसेस रुपेश के घर से मिले थे वो रुपेश के ब्लड से मैच नहीं करते।
लेकिन मैंने सत्यभामा के हेल्थ सर्टिफिकेट को चेक किया तो पता चला कि वो ब्लड ट्रेसेस सत्यभामा के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। कितने पुराने ब्लड ट्रेसेस? सर एग्जैक्ट डेट तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन फोरेंसिक टीम के मुताबिक करीब 20 से 25 दिन पहले इस ब्लड को साफ किया गया है। रुक जाओ प्रभु। सर डीएनए टेस्ट से ये साफ हो गया है कि बॉडी सत्यभामा की ही थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का समय 2 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे का था। अगर रात 11:15 बजे सत्यभामा का मर्डर हो गया तो फिर ये कौन है जो रात 11:15 से सुबह 6 बजे तक मुंबई से वडोदरा सत्यभामा की गाड़ी और फोन लेकर पहुंची? नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तुमने सिर्फ सत्यभामा का ही मर्डर नहीं किया, अपने पापा के साथ मिलकर रूपेश को भी फांसी लटका दिया, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद अगर रूपेश पकड़ा जाता तो तुम्हारे सत्यभामा के मर्डर की कहानी भी सामने आ जाती। सर आप बेकार में शक कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इस केस में पुलिस की थ्योरी बार बार बदल रही थी और क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया था कि अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। पर फिर एक ऐसा बारीक सुराग मिला जिसने इस केस को सही दिशा दे दी। 2 सितंबर की रात को तेरे फोन का लोकेशन तेरे घर का था, लेकिन 3 की सुबह 11 बजे वलसाड़ के एटीएम से तूने विड्रॉल कैसे किया? सर वो मेरा एटीएम कार्ड खो गया था, मैंने उसी दिन बैंक में कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाई थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। सर वलसाड़ एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। वडोदरा से मुंबई लौटते हुए तेरे एटीएम कार्ड से तूने नहीं, साक्षी ने पैसे विड्रॉ किए थे। सत्यभामा जोंक की तरह चिपड़ गई थी मुझसे। मैंने साक्षी के साथ सगाई की तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और खिनौना बेतरा चल के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरे ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम अब मेरे हाथों की कठपुतली बन चुके हो। मैं जैसे नचाना चाहूं तुम्हें नाचना होगा, समझे? उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं ना चाहते हुए भी उसके हाथों की कठपुतली बन के रह गया था। मैंने साक्षी को सब बता दिया और इससे पता चल गया कि वो वीडियो रूपेश ने ही बनाया होगा। मैं जानता था सत्यभामा की कमजोर नब्ज उसकी बेटी रूही थी और रूही को उससे दूर करने के लिए मैंने रूपेश को उकसाया कि वो रूही को सच बता दे। मैं जानता था सत्यभामा अपना गुस्सा रूपेश पे उतारने जरूर आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रूही को सब कुछ बताने की? हाँ? पोरी, तू काम नहीं करेगी तो गुजारा कैसे होगा? तेरे भाई की पढ़ाई कैसे होगी? बोल तू ही।
कर रही थी? नहीं। हाँ, चोरी कर रही थी? नहीं, मैं वो ये केस एक ऐसी बच्ची का है जिसका बचपन अभावों में गुजरा और इन्हीं अभावों में तबाह भी हो गया। तो क्या अपनों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश ने ही पोरी को एक अपराधी बना दिया था? आखिर क्या वजह रही होगी कि पोरी गुनाहों की सीढ़ियां चढ़ रही थी और एक मामूली चोर से एक खूनी और एक बच्चा चुराने वाली बन गई? आंचल भवन 7 बंगला। आंचल भवन 7 बंगला। आंचल भवन कहाँ से लाए यार तुम? कितना खिलखिला जाता है ये बाहर आकर। वैसे धूप भी जरूरी है बच्चे के लिए, रोज लेके आया करो। कहाँ धूप, मुंबई के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है। और वैसे भी मैं इसे रोज रोज बाहर नहीं निकालूंगी, नजर लग जाती है। अरे सोनू, सोनू झगड़ा मत करो। अरे सोनू, अरे रुको। कहाँ से लाए? आर्या, 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 वॉचमैन आर्या को देखा। वो ट्रॉली में था क्या? मैडम जी, एक लड़की अभी अभी वो ट्रॉली लेके बाहर गई है। कौन लड़की? आर्या, 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 मेरा बच्चा, आर्या, आर्या, आपको पता है कौन थी वो लड़की जो आपका बच्चा चुरा के भागी है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। अग्निहोत्री जी के ड्राइवर ने उसे देखा था। सर, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर कोई 15-16 साल की लड़की होगी, गंदे से कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा बच्चे की आया है तो बाहर घुमाने ले जा रही है। ठीक है, जा सकते हो। अगर वो लड़की किसी किडनैपर गैंग से है तो बच्चे के पेरेंट्स को फिरौती के लिए कॉल आ सकता है। उनका फोन सर्वेलेंस पे डलवाओ और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बेगर्स गैंग से जुड़े जितने भी क्रिमिनल्स रिहा हुए हैं सबको लाइन अप करो। ओके सर। और एक टीम आंचल भवन के आसपास के एरिया में पूछताछ के लिए भेजो, शायद उस लड़की का हुलिया सामने आए। राइट सर। क्यों अपनी अस्थि पंजर तुड़वाना चाहते हो तुम लोग? बोलते क्यों नहीं हो? कौन शामिल है इस किडनैपिंग में? अरे शपथ मैडम, मुझे कुछ पता नहीं है औरत कौन है और उसने बच्चा क्यों चुराया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है मैडम, मुझे छोड़ दो मैडम। सर, जो हिस्ट्री शीटर से सबको तोड़ा, लेकिन सर किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर वो लड़की थी कौन और बच्चे को क्यों किडनैप करके गई? सर आंचल भवन के पास वाले एक पान वाले का कहना है कि 15-16 साल की लड़की ने आज ही उससे आंचल भवन का पता पूछा था। वो पान वाला लड़की का स्केच बनवा सकता है? सर उसे उसका चेहरा ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि अगर उस लड़की को दोबारा देखेगा तो जरूर पहचान लेगा। सर, पान वाले के हिसाब से ये लड़की 15-16 साल की थी और इसने भी मैले कपड़े पहने थे। सर, सेम डिस्क्रिप्शन उस ड्राइवर ने दिया था। मतलब दोनों लड़कियां एक ही हैं और वो आंचल भवन का पता पूछ रही थी। इसका मतलब वो जानती थी कि उसे बच्चा कहां से उठाना।
मोहित, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मोहित प्लीज मुझे मेरा आर्या वापस ला दो, मैं मर जाऊंगी। अच्छी जगह ढूंढ लगे हैं फिर अपनो। ये बिल अच्छा है ना? चल आजा। ए देखो, ये है हमारा नया बिल। अब हम दोनों को इधर ही टाइम पास करना है। दिशे भूल भूलिते ध्यान खेचे काज ना दिगो किसे। पूरी उम्र में छोटी थी लेकिन समझ में काफी परिपक्व। उसके हाव भाव से तो यही लग रहा था कि वो इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने ये बच्चा क्यों और किस मकसद से किडनैप किया, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। और इसी बीच पूरी के हाथों हुए एक और अपराध का खुलासा हुआ। सर इसी ने बॉडी देखी थी पहले। अच्छा, बॉडी कब देखी? सर आज सुबह जब मैं इधर से गुजर रहा था तब। शायद इसी पत्थर से उसे मारा गया है। बॉडी टर्न करो। सर आर्य 2 दिन से लापता है और अब तक आप कुछ पता नहीं लगा पाए। 3 महीने का छोटा सा बच्चा है सर, हर 4 घंटे में दूध पिलाना होता है। देखिए, मैं आपकी और बच्चे की तकलीफ समझता हूँ, लेकिन अब तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे हम उस लड़की तक पहुंच सके। हाँ, लेकिन पूछताछ से यह सामने आया है कि वो लड़की आपकी सोसाइटी में पर्पस ले आई थी बच्चा चुराने। किसी लड़की से आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन है जो आपके बेटे को किडनैप करे? सर अगर हमें किसी पे शक होता तो हम आपको पहले ही बता देते। शिंदे, इस जंगल में जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इसका मतलब कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ ना कुछ तो कैप्चर हुआ होगा। एक काम करो, पिछले 3 दिनों के सारे फुटेजेस मंगवाओ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग है और हत्या का समय 27 जुलाई रात 1 बजे के आसपास का है। और सीसीटीवी फुटेज? सर आ गई। कि लड़की इतनी रात में? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये तो हत्या के बाद की फुटेज है। शिंदे, यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। या तो इस लड़की ने मर्डर होते हुए देखा है या तो इसने मर्डर किया है। एक काम करो, इस लड़की की तस्वीर सारे थानों में सर्कुलेट करो और पता लगाओ कि ये लड़की कौन है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूध कहाँ से लाऊं? सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर कोई 15-16 साल की लड़की होगी, गंदे से कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा बच्चे की आया है, बच्चे को घुमाने ले जा रही है। सर क्या ये वही लड़की है जिसने हमारे आर्य को किडनैप किया? आप पहचानते हैं इसे? नहीं सर, लेकिन अगर इस लड़की ने हमारे बच्चे को किडनैप किया है तो इस तस्वीर में हमारा बेटा इसके साथ क्यों नहीं है? ये फोटो 27 जुलाई की है और आपके बेटे की किडनैपिंग 28 जुलाई को हुई। आपके बेटे की किडनैपिंग से 1 रात पहले एक मर्डर हुआ जिसमें ये लड़की सस्पेक्ट है। क्या ये लड़की मर्डर है? कहीं से मेरे आर्य को कुछ कर तो नहीं दिया? मेरा दादा, ये नहीं है। देखिए सालवे जी, ये सच है कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। तरुण तो साहब मुंबई में नौकरी करता था। कैसी नौकरी? किसी सेठ के ड्राइवर था साहब। आपका बेटा मुंबई में रहता कहाँ था? ये तो पता नहीं साहब।
आप लोग इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? हालांकि तरुण के माता पिता पोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि तरुण और पोरी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पोरी ने तरुण का मर्डर क्यों किया, यह सवाल उतना ही रहस्यपूर्ण था जितना कि पोरी का मोहित के बच्चों को किडनैप करना। और इन सवालों के बीच पोरी की जिंदगी के कई ऐसे राज छुपे थे जो इस केस को बेहद पेचीदा बनाने वाले थे। सर, ये तरुण साल्वे है। सर, मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में तरुण साल्वे केस के बारे में जानकारी ली। ये भिवानी का रहने वाला था, लेकिन सर तरुण साल्वे के परिवार वालों ने इस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं किया जो कि तरुण साल्वे केस की सस्पेक्ट है। और पटेल परिवार के बच्चे के किडनैपिंग की भी। ये तरुण मुंबई में रहता कहाँ था? हो सकता है वहां से इस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, तरुण ने अपने पेरेंट्स को मुंबई का कोई एड्रेस नहीं दिया था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग के किसी गैंग से ताल्लुक रखते हो? सर, एक दंपत्ति ने उस लड़की को पहचान लिया है जिसने किडनैपिंग की थी। सर, ये मेरे यहाँ मेट थी। नाम क्या है इसका? कहाँ की रहने वाली है? पोरी नाम है इसका, बंगाल से आई है ये। सर, 1.5 साल पहले चोरी करते हुए मेरी वाइफ ने रंगे हाथों पकड़ा है इसे। सर, चोरी कर रही थी? नहीं। हाँ, चोरी कर रही थी। सर, बहुत चालाक लड़की थी, तुरंत रफू चक्कर हो गई। इसको काम पे किसी एजेंसी के थ्रू रखा था या? एजेंसी के थ्रू ही रखा था सर। एक राकेश रॉय नाम का आदमी, वो चलाता है इस एजेंसी को। साहब, हमारा लगाया हुआ कोई भी नौकर ऐसा नहीं किया जैसा पोरी ने किया। पोरी ने तुम्हारी एजेंसी से कांटेक्ट कैसे किया? सर, पोरी हमारा गांव का है। हमारा बंधु बोला बहुत जरूरतमंद है, हमको उस पर तरस आ गया। अब वो कहाँ? हमको नहीं मालूम साहब, हमने उसको बोल दिया हम उसे कोई काम नहीं दिलवाएगा। इसे पहचानते हो? ना साहब। पोरी के परिवार में कौन कौन है? उसका माँ है और उसका छोटा भाई है। उसके गांव का एड्रेस दो हमको। जी साहब। चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, इतनी सी दिखने वाली बच्ची इतने सारे अपराधों में शामिल है। लगता है ये सब करके या तो ये अपने गांव जा चुकी है या जाने की तैयारी में है। ₹30। नहीं, मेरी पूरी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। वो तो मेहनत की कमाई से हमारा पेट भरती है। अभी कहाँ मेहनत कर रही है वो? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? मुझे नहीं पता। वो राकेश रॉय काम पे लगाया था उसको। उसने जहाँ उसे काम पे लगाया था वहाँ से पहले वो चोरी करके भागी है। अभी कहाँ है वो? मेरी बेटी चोर नहीं है। चोर नहीं है तो कहाँ है वो? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई फोन, कोई पता, कुछ तो जानती होंगी आप उसके बारे में। हाँ, 1 महीना पहले पास के घर में फोन आया था उसका। क्या बोल रही थी? ज्यादा कुछ नहीं, बस हलचल की बात हुई और हाँ, पूछा था पैसा मिल गया क्या, बस और कुछ नहीं। कितना पैसा भेजती थी वो? 5000 रुपये हर महीने मेरे खाते में आ जाता है। इसको जानती है? नहीं। कौन है ये? इसका मर्डर किया उसने और एक बच्चा भी चुराया। देख कितना कमाई हो गया। कौन है तू? कहाँ से है ये? अभी तो चिल्ला चिल्ला के सिक्के जमा कर रही थी, अब गूंगी बन गई है। छीन ले इसके पैसे। देखना ये इलाका। हाँ सर, ये वही लड़की है जो मेरी दुकान से चोरी करके भागी थी। क्या चुराया था उसने? शतावरी। शतावरी? हाँ। मालिनी, मालिनी, हमारा बेटा आर्य मिल गया। मोहित और मालिनी को उनका बच्चा तो मिल गया, लेकिन पोरी ने इस बच्चे को क्यों चुराया था, इस सवाल का जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया था, क्योंकि पोरी अपनी जान जोखिम में डालकर
फरार हो गई थी। लेकिन अब जो कुछ भी सामने आने वाला था वो इस केस को एक ऐसे आयाम पर ले जाने वाला था जो बचपन और इंसानियत दोनों की हदों से परे था। अगर बोरी भीख मांग रही थी तो क्या ये बच्चा उसमें सिर्फ भीख मांगने के लिए चुराया? और हर महीने अपनी माँ के अकाउंट में 5,000 रुपए वो कहां से कमा के जमा करती थी? अगर उसने तरुण का वाकई मर्डर किया है तो क्यों? और उसके बाद खुलेआम बिना किसी डर के वो भीख क्यों मांग रही थी? सर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे शतावरी क्यों चुराया। सर शतावरी औरतें प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट मिल्क का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लेती हैं। साहब वो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, कह रही थी कि वो उसका बच्चा है। उसका बच्चा? मैडम मैंने देखा वो बच्चे को अपनी छाती पे भी लगा रही थी। तुम्हारा मतलब वो बच्चे को दूध पिला रही थी? शायद, वरना वो नौटंकी भी कर सकती है, क्या पता। आर्य मेरा और मालिनी का बेटा है। इस फाइल में आर्य का बर्थ सर्टिफिकेट और मालिनी के डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए ज्यादा तैश में मत आइए। हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पूरी को आर्य को दूध पिलाते हुए देखा गया था। तो मुझे क्या पता उसे कौन सा दौरा पड़ा जो ये हरकत कर रही थी। अरे कोई पकड़ो उसे, बच्चा लेकर भाग रही है। अरे भैया पकड़ो उसे, नहीं तो बच्चा लेकर भाग जाएगी। अरे पकड़ो कोई उसको, पकड़ो पकड़ो। सर मैंने आर्य का बर्थ सर्टिफिकेट और मालिनी का डिलीवरी सर्टिफिकेट क्रॉस चेक करा है। सर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आर्य मालिनी की कोख से ही पैदा हुआ है। सर मलाड के नथाले से एक बच्ची चोरी हो गई है और वहाँ की वार्डन ने पोरी को आइडेंटिफाई कर लिया है। पोरी वो लड़की है जिसने बच्ची चोरी की है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की पागल है या फिर किसी मेंटल ट्रॉमा में है? क्या पता इसने अपना बच्चा सच में खो दिया है और अभी कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड हो या फिर शातिर। इस लड़की को समझने के लिए हमें इसके अतीत को अच्छे से खंगालना होगा। शिल्पा। यस सर। पता करो हर महीने अपनी माँ के अकाउंट में 5,000 ये कहां से लाके जमा करती है। ओके सर। सर पोरी की माँ के सहकारी बैंक के खाते में मलाड के एक ब्रांच से कैश जमा किया जाता है, लेकिन सर ये पोरी नहीं जमा करती। तो फिर कौन करता है? बताता हूँ साहब। पोरी का माँ का खाता में पैसा हम ही डालता था साहब। मतलब तू चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा करता है और पूरी तेरे लिए बच्चे किडनैप करके लाती है? ना साहब ये तो पैसे क्या खैरात में बांटता है? हमको कोई और पैसा देता था साहब। कौन? तरुण साल्वे। इसे पहचानते हो? ना साहब। तरुण साल्वे को तो तू जानता ही नहीं था ना? हम झूठ बोल रहा था। क्यों देता था वो पैसे? साहब चोरी के चलते जब पूरी का काम छूटा था तो तरुण साल्वे उसको काम दिलवाया था। यही दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा था साहब। तरुण साल्वे के मर्डर में तेरा क्या हाथ है? हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। तू तरुण को जानता था, ये बात हमसे पहले क्यों छुपाई? तो तरुण साल्वे हमको 8,000 रुपये महीना देता था। हम पूरी का माँ का खाता में खाली 5,000 रुपये डालता था, इसलिए झूठ बोला। कहाँ से लाती थी पूरी 8,000 रुपये? हाँ हमको नहीं मालूम साहब, इसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम। भगवान कसम साहब। ये तरुण रहता कहाँ था? कपड़े देख के तो लगता है कि शायद पूरी तरुण के साथ रहती थी। सर मैंने तरुण का नंबर क्रॉस वेरीफाई कराया है। सर पिछले 3 महीने तक वो एक नंबर, इस नंबर पे सर लगातार टच में था, जिसपे वो पिछले 1 साल से बातचीत भी कर रहा है सर। फिर सर जब मैंने इस नंबर को क्रॉस वेरीफाई कराया तो पता चला कि ये नंबर मोहित पटेल के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो पिछले 3 महीने से बंद है। मतलब मालिनी की प्रेगनेंसी के दौरान तरुण और मोहित दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी, जो कि डिलीवरी के बाद तुरंत रुक गई। सर वो मेरा पुराना नंबर था। 1 साल पहले मेरा फोन खो गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे फोन से कोई कॉल कर रहा था। उस नंबर से तेरी बीवी को भी फोन जाते थे? सर वो मैंने कुछ नहीं किया।
पहले ये बता, आर्य किसका बच्चा है? तोड़ते रहो इसको जब तक ये ना बताए। मोहित और मालिनी के रिश्तेदारों से पता करो, क्या मालिनी वाकई प्रेग्नेंट थी या उसने हॉस्पिटल के साथ मिलकर कोई धांधली की है? सर, हम जो सोच रहे हैं अगर वो वाकई सच है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी ने अनाथालय से दूसरा बच्चा क्यों उठाया। और सर, ये तरुण साल्वे का मर्डर किसने किया? शिल्पा, अब इन सब सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब ये पूरी हमारे हाथ लगेगी। सर, मैंने मालिनी और मोहित के रिश्तेदारों से बात की तो उसके रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें मालिनी की प्रेगनेंसी के बारे में आर्य के पैदा होने के बाद पता चला। मतलब हमारा शक सही निकला? यस सर। और सर, ये शक एक और बात से पुख्ता होती है कि मालिनी को ये बच्चा शादी के 7 साल बाद पैदा हुआ। एक नाबालिग लड़की के मां होने का यह खुलासा हैरत से भरा हुआ था, लेकिन अगर वो सच में उस बच्चे की मां थी तो फिर उसने अनाथालय से दूसरा बच्चा क्यों चुराया? कहीं पूरी दिमागी रूप से बीमार तो नहीं थी? ये क्या है? कौन है वहाँ? ए, कहाँ भाग रही मेरा मत? ए, लड़की, मेरा पूजा का सामान लेके कहाँ भाग रही है? अरे मेरा गंगा जल, अरे मेरा नारियल। चलो इस बच्ची को। नहीं नहीं छोड़ो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। इस बच्ची को तुमने मारा? हाँ? नहीं मैडम, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे क्यों मारूंगी? ये बच्ची तेरी है? हाँ, मेरे गांव में बोलते हैं कि अगर बच्चे का अंतिम संस्कार ना हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। मैडम, मेरे छुटके का अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? अगर वो बच्ची तुम्हारी है तो तुमने आंचल भवन से मोहित और मालिनी का बच्चा क्यों उठाया? क्योंकि वो बच्चा भी मेरा है साहब। मोहित और तरुण को कैसे जानते हो? तरुण साल्वे पहले मोहित सेठ का ड्राइवर था। जब राकेश ने मुझे काम देने से मना कर दिया तब तरुण ने मेरी मदद की, अपनी खोली में रखा और फिर एक दिन मुझे बोला, तेरे लिए मस्त काम ढूंढा है मैंने। कैसा काम? बढ़िया काम है, बस तेरे को माँ बनना है। माँ? हाँ माँ, सरोगेट मदर बनने के लिए बोल रहा हूँ मैं तेरे को। सरोगेट मदर? ये क्या होता है? तो वो मुझे बोला कि आजकल औरत लोग बिना कुछ किए माँ बन सकते हैं और अगर मैं ये काम करूँ तो वो मेरी माँ को पैसे भेजता रहेगा। फिर एक दिन मोहित सेठ आया, उसके बाद मोहित सेठ और कई बार घर आया। वो घर आता, तरुण को पैसे देता और ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैं गर्भवती नहीं हुई। सर, मैंने पैसे दिए थे। रेप करने के पैसे दिए थे या नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करने के? कभी भी मां नहीं बन सकती, इसीलिए तूने अपने पति के कुकर्म से एक नाबालिग की कोख खरीदनी चाहिए। मोहित सेठ ने मेरे साथ गलत किया, लड़के को अपना बना लिया और लड़की को अनाथालय छोड़ दिया। तरुण साल्वे को क्यों मारा? क्योंकि उसने भी मोहित सेठ का साथ दिया, मेरे बच्चे उन्हें दे दिए और झूठे कागज दिखाकर मुझे बोला कि ये बच्चे मेरे नहीं है। लेकिन साहब, मैंने जैसे तैसे मोहित सेठ और अनाथालय का पता निकाला, लेकिन तरुण वो पता भी मुझसे छीनना चाहता था। उससे बचने के लिए मैं जंगल में भाग गई, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे जंगल तक भी आ पहुंचा। मैंने मेरी चुटकी को तो खो दिया, लेकिन मेरा लाल तो मुझे मिल जाएगा ना। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरी जो संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष में पूरी जैसे न जाने कितने बच्चे अपने परिवार से दूर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं।
लेकिन किसी की भूख और प्यास का इतना सस्ता सौदा कोई कैसे कर सकता है कि पहले एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाए और फिर उसकी कोख से अपना कुल दीपक पैदा करवाने की सोचे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।